हर साल हर बार यही हाल। हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, सरकार हालात सुधारने का प्रण लेती है और फिर भूल जाती है। हर साल हर बार यही हाल। चार धाम में उमड़ती रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब मामला अपने हाथ में ले लिया है और यहां अब भीड़ का प्रबंधन करने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और यही एनडीआरएफ आईटीबीपी आपको तब भी नजर आएगी जब यहां भूस्खलन और आपदा जैसी बड़ी घटनाएं होंगी। आखिर क्यों हर साल चार धाम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने में पसीने छूट जाते हैं? क्यों हर साल होने वाले भूस्खलन और आपदाओं को रोका नहीं जाता या फिर इसके असर को क्यों कम नहीं किया जाता? और क्यों गुजरते वक्त के साथ और बेहतर होती टेक्नोलॉजी के बावजूद भी पहाड़ों में आपदाएं कम होने की बजाय और भी विनाशकारी होती जा रही हैं? इन सब सवालों के जवाब की जड़ में जो है वो सुनिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। साथियों, ये लोग न उत्तराखंड की संस्कृति को जानते हैं, न यहाँ के पहाड़ों को। यही है उत्तराखंड और यही है उत्तराखंडियत को लेकर हमारी समझ। उत्तराखंड से जुड़ाव नहीं है, आप उत्तराखंड की जमीन से जुड़े नहीं है, आप उत्तराखंड को जानते नहीं है, ये तो हमें पता चलता है। इसका तो पूरे उत्तराखंड को अनुभव भी है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के बारे में जरा कुछ पढ़ लिख करके आया करो, कुछ जरा समझ करके आया करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ये बातें विपक्ष के लिए बोल रहे हों, लेकिन इसे पहाड़ के संदर्भ में देखें तो ये दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं पर भी लागू होती हैं, जिसमें खुद को हिमालय का पुत्र बताने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी शामिल हैं। क्यों और कैसे, इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइन में जान लीजिए। क्योंकि दिल्ली नहीं जानती कि हिमालय क्या है। वो हिमालय जो एशिया महाद्वीप को हर साल 10 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी देता है। वो हिमालय जो देश की कुल जरूरत का 60% पानी मुहैया कराता है। हिमालय वो है जहां से देश की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र समेत 19 बड़ी नदियां निकलती हैं। भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों की कृषि और खाद्य सुरक्षा इस हिमालय के बूते ही है। सोचिए, ये हिमालय जो देश और दुनिया की भूख और प्यास को मिटा रहा है, वो ही ना हो तो? क्या होता अगर हिमालय ना होता और क्या होगा अगर हिमालय नहीं होगा? दोनों ही सवालों के जवाब लेने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हिमालय का दोहन करने के लिए जो सरकारें तैयार रहती हैं वो उसके संरक्षण और बचाव के लिए उतनी तत्पर नजर नहीं आती। और यही वजह है कि यहाँ हर साल हर बार वही हाल होते हैं जो सालों से होते आ रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इन सभी हादसों की जड़ में दिल्ली की वो सरकारें भी हैं जो गंभीर नजर नहीं आती। आजादी के बाद 1974 में हिमालयी क्षेत्र पर खास ध्यान देने की बात कही गई और तब से लेकर आज तक एक ऐसा प्रस्ताव है जो दिल्ली वाली सरकारों के पास लंबित पड़ा हुआ है। कई बार पहाड़ी राज्यों ने इसके लिए जोर लगाया, लेकिन हर बार दिल्ली वाली सरकार ने इसे नकार दिया और उसका परिणाम हर दूसरे दिन हमारे सामने दिखता रहता है। अब जब चार धाम में रिकॉर्ड भीड़ आ रही है तो एक बार फिर उस एक प्रस्ताव को लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। आखिर क्या है वो एक प्रस्ताव जिसे हिमालयी राज्य लागू तो करवाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के नीति निर्माता उसे बस
टालते ही रहते हैं। वो प्रस्ताव जो अगर पास हो जाए तो शायद उत्तराखंड में आने वाले आपदाएं भले ही ना रुकें, लेकिन उनसे होने वाले जान माल के नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। इन सबूतों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पहाड़ों में आने वाली आपदाओं से होने वाले नुकसान से पहले तो बचा जा सकता है, अगर बच ना पाए तो इसे कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन फिर क्यों नहीं रोका जाता उन आपदाओं को जो आती हैं हर साल, हर बार, और होते हैं वही हाल। हिमालय की प्रकृति और उस पर ज्यादती का फर्क देखिए। साल 1893 जोशीमठ में भूस्खलन आता है और इससे बिरही नदी का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ी झील बन जाती है जिसे बिरही झील या गौना झील नाम दिया गया। 1893 तक ये विशालकाय झील 4 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी हो चुकी थी। ये इतनी बड़ी थी कि इसमें सामान्य आकार के 30 लाख हाथी समा सकते थे। क्योंकि 1868 में यहाँ पर पहले भी तबाही मच चुकी थी, तो अंग्रेज सरकार तैयार थी और उसने यहाँ टेलीफोन लाइन बिछा दी। 1894 में जिसका डर था वही हुआ। पानी का दबाव बढ़ने से बिरही झील टूट गई और टेलीफोन लाइन की वजह से समय पर अलर्ट जारी कर दिया गया और एक भी जान नहीं गई। लेकिन 76 साल बाद 1970 में ये झील फिर टूटी, लेकिन इस बार इसने जो तबाही मचाई वो अब तक लोगों ने नहीं देखी थी। इस बार झील टूटने से 55 लोगों की मौत हुई, 142 मवेशी मारे गए, 6 मोटर मार्ग और 16 पैदल पुल बह गए, 101 गांव में 600 से ज़्यादा घर बुरी तरह तबाह हो गए और 513 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इस आपदा की वजह से गंगा नहर में अवरोध पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के 95 लाख एकड़ में उस साल सिंचाई नहीं हो सकी। अब सवाल उठता है कि ये झील इतनी तबाही कैसे मचा पाई, और जवाब है सरकारी नीतियां। तुम चुप क्यों रहे केदार में इस किस्से का जिक्र करते हुए हृदयेश जोशी बताते हैं कि बचाव कर्मी जब गांव-गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बताया कि जहां पर बेतहाशा पेड़ कटान हुआ है वहीं पर भूस्खलन का असर ज्यादा हुआ। जब यह हादसा हुआ तब अलकनंदा नदी के आसपास तेजी से पेड़ काटे जा रहे थे। इससे मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ा और अलकनंदा नदी ने तबाही मचा दी। बता दें कि बिरही नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति से छेड़छाड़ का ये सिलसिला तब रुक गया होगा। हाल ही की कुछ खबरें देखें। एक तरफ देहरादून ने गर्मी के मामले में दिल्ली को टक्कर देनी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ खलंगा में 2000 पेड़ काटे जाने के लिए चिन्हित किए गए। कभी पेड़ों से हरे भरे सहस्त्रधारा में अब आपको कितने पेड़ दिखते हैं। यहाँ 4 धाम में साल दर साल रिकॉर्ड भीड़ पहुंच रही है। भीड़ को मैनेज करने में प्रशासन की सांसें फूल रही हैं। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि इन धामों में इतनी ज्यादा भीड़ आपदा को निमंत्रण दे सकती है और सरकार चिल मारकर जितने चाहे उतने लोगों को आने दे रही है। बिरही नदी की 1970 की आपदा से 2 चीजें समझने की जरूरत है। पहली, उत्तराखंड राज्य प्रकृति की गोद में ऐसी जगह पर है जहां पर भूकंप, भूस्खलन और आपदाएं आना आम है और प्राकृतिक है। दूसरा, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ यानी ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि जब छेड़छाड़ होती है तब परिणाम 1970 या 2013 की केदारनाथ आपदा के तौर पर सामने आता है। हिमालयी राज्यों में आपदाओं का आना प्राकृतिक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन आपदाओं की संख्या बढ़ी है और ये ज्यादा विकराल हुई हैं। एंड ऑल थैंक्स टू अंधा विकास, जो ये सब देख नहीं पाता। अब सरकारें कैसे जानबूझकर आंखें मूंद लेती हैं वो भी जान लीजिए। देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक भी सरकारें लगातार सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अंधा विकास करने में जुटी हुई हैं।
1970 के दशक में जब हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक पहाड़ी होने के नाते उन्हें उत्तराखंड की समस्याओं की समझ थी, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान खोजने की बजाय साफ कह दिया कि वो हर मामले में पहाड़ की जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि पहाड़ी प्रांत के। और इसी सोच का परिणाम था कि पहाड़ी राज्यों की विकास नीति मैदानी राज्यों के आधार पर बनने लगी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो लगा कि अब हिमालय के लिए अलग नीतियां बनेंगी। खुद को हिमालय पुत्र बताने वाले नेहरू लेकिन इसको लेकर ज्यादा चिंतित न रहे। वो दुख जरूर जताते लेकिन हिमालयी राज्यों के लिए कोई विशेष नीति वो नहीं बना पाए। शुरुआत से लेकर अब तक देश में सड़क भवन निर्माण से जुड़ी जो नीतियां मैदानी राज्यों के लिए बनाई जाती थी वही पहाड़ी राज्यों पर भी थोप दी जाती थी। इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव समेत कई एनजीओज ने कई बार ये बात कही है कि सरकारें जब भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं तो हिमालयी राज्यों की संरचना को ध्यान में रखकर इसे तैयार नहीं किया जाता। 1970 की अलकनंदा की बाढ़ के बाद कुछ समाज सेवियों ने तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री KL राव को आंकड़े सौंपे और बताया कि कैसे ये आपदा इंसानी करतूत की वजह से आई थी। सरकार ने एक कमेटी बनाई। लोगों को लगा कि इतनी बड़ी आपदा देखकर सरकार जरूर समझ जाएगी और उत्तराखंड के जंगलों में चल रहा पेड़ों का कटान रोक देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा यूपी सरकार ने स्थानीय लोगों को अंगों की लकड़ी यानी ऐश ट्री को काटने पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि उसने इसका ठेका एक कंपनी को दे दिया था। सरकार के पेड़ कटान के इसी अभियान का नतीजा आगे जाकर चिपको आंदोलन बना। खैर, हिमालय बचाओ आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन भी चला, लेकिन सब आंदोलनों के बावजूद सरकार ने पहाड़ों में निर्माण को लेकर अपनी नीतियां कभी नहीं बदली। 2012-13 में प्लानिंग कमीशन को दिए अपने दस्तावेज में उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि पनबिजली का दोहन राज्य का अहम हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये पर्यावरण की चिंता की वजह से ठंडा पड़ा है। ये तत्कालीन सरकार का ही नजरिया नहीं है बल्कि लगभग सभी सरकारों का यही नजरिया रहा है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की चेतावनियों के बाद भी टिहरी बांध को ऐसे क्षेत्र में बनाया गया जो भूकंप संभावित क्षेत्र है। और यही वजह है कि सारी चेतावनियों के बावजूद भी 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के लिए धड़ल्ले से 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए पहले भी बांध समेत दूसरे निर्माण होते रहे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो उठता है कि दिल्ली और राज्य में बैठी ये सरकारें पहाड़ों का बेतहाशा दोहन तो कर रही हैं, लेकिन क्या इनका ख्याल रखने के लिए कोई इंतजाम भी किया है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 4 धाम में बढ़ती रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए यात्रा प्राधिकरण बनाने की बात कही जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस आवाज को बुलंद किया है, लेकिन आजादी के बाद से ही एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग उठाई गई है, लेकिन केंद्र ने इसे सिर्फ धूल फांकने के लिए अपने पास रखा है। हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीतियां बननी चाहिए। सरकार को यह एहसास 1974-89 की 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इस दौरान स्पेशल हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, लेकिन इस प्रोग्राम से बहुत कुछ बदल नहीं पाया। इसी दिशा में छोटे मोटे प्रयास होते रहे और फिर 27 मार्च 1992 को एक बड़ी योजना बनाई गई। योजना आयोग ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। डॉक्टर JS कासिम इसके अध्यक्ष थे। इस दल ने निष्कर्ष निकाला था कि अति संवेदनशील होने के कारण यहां हिमालय विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। दल ने प्राधिकरण की पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनने थे और हिमालय का एक अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश भी की गई थी। इसमें कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री होने थे। इस मंत्रालय या प्राधिकरण को बनाने के पीछे सोच यही थी कि पहाड़ों के लिए उनकी प्रकृति के हिसाब से नीतियां बने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई बार हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में हिमालयन मिनिस्ट्री या प्राधिकरण बनाने की मांग उठाई है, लेकिन उस पर भी दिल्ली में बैठी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया।
2011 में केंद्र सरकार ने हिमालयी क्षेत्र के लिए नई डिवीजन तो बनाई, लेकिन एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि इस डिवीजन को जो पावर दी गई उसमें हिमालयी क्षेत्र की इकोलॉजी का संरक्षण करने को लेकर कोई मजबूत अधिकार नहीं दिया गया। 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद के पटल पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। इसे लगभग पूरे सदन का साथ हासिल था। इस प्राइवेट बिल में एक अलग हिमालयन मिनिस्ट्री बनाने की सिफारिश की गई थी। सबने एक अलग हिमालयन मिनिस्ट्री या प्राधिकरण बनाने की बात तो की, लेकिन सरकार ने यहाँ पर भी इनकार कर दिया। मोदी सरकार के चुनकर आने के बाद जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार इस मोर्चे पर कुछ कदम उठाएगी, लेकिन जुलाई 2014 में मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो हिमालयन मंत्रालय नहीं बनवा सकती। और इस तरह सबका सपोर्ट होने के बाद भी निशंक ने अपना प्राइवेट मेंबर बिल वापस ले लिया। और ये तब है जब पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग मंत्रालय बना हुआ है। कई बार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बने मंत्रालय का उदाहरण भी दिया गया, लेकिन दिल्ली के कानों में कभी जूं नहीं रेंगती। सिर्फ यही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर सभी हिमालयी राज्यों की जमीन के नीचे 4-4 फॉल्ट लाइनें गुजरती हैं। इसके बावजूद दिल्ली के 60% और हिमालयी राज्यों के 90% मकान भूकंप रोधी नहीं है। और ये तब है जब 1970 में ही मकानों को भूकंप रोधी बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर अगर रिक्टर स्केल पर 7-8 तीव्रता वाला भूकंप भी आया तो तबाही मच जाएगी, और ऐसा हो भी चुका है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है, क्योंकि हिमालय नई पहाड़ियां हैं। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे सारे तथ्य और चेतावनियां धरी की धरी रह जाती हैं। और ये तब है जब 11 हिमालयी राज्यों के 40 सांसद केंद्र में प्रभावी भूमिका रखते हैं। हिमालय का दोहन करने वाली ये दिल्ली में बैठी सरकारें हिमालय की जरूरतों और इसकी प्रकृति को जानबूझकर नजरअंदाज करती हैं, और उसके सबूत आपने अभी देखे। वो हिमालय जो अगर ना हो तो देश ही क्या, एशिया में बड़ा संकट खड़ा हो जाए। आज जिस तरह से निर्माण कार्य हिमालय क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, उससे हिमालय के लिए नए खतरे लगातार पैदा हो रहे हैं। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि भूगर्भीय परिभाषा के लिहाज से हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, और इसका क्षरण होना भी लाजमी है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम इसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ ना करें। लेकिन दिल्ली सुनती थोड़ी ही है। खैर, भारतीय उपमहाद्वीप की लाइफलाइन मॉनसून है, जो सीधे सीधे हिमालय से जुड़ी हुई है। भारत की जलवायु सब ट्रॉपिकल है। हिमालय उत्तरी एशिया से आने वाली बर्फानी हवाओं को रोककर हमें बर्फीली सर्दियों से बचाता है। हिमालय मॉनसूनी हवाओं को भी रोकता है, और उस वजह से भारत में बारिश होती है। दरअसल दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं भारत समेत पूरे उपमहाद्वीप में फैलती हैं, और यदि हिमालय ना होता तो इन्हें रोकने के लिए कोई बाधा नहीं मिलती और हवाएं मध्य एशिया की तरफ चली जाती। हिमालय इन हवाओं के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है, जो इन्हें भारतीय मैदानों में बरसने को मजबूर करती हैं। हिमालय की वजह से ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों के उपजाऊ मैदान फसलों से लहलहाते हैं। हिमालय से ही वो नदियां निकलती हैं जो पूरे देश की प्यास बुझाती हैं और कृषि करने के लिए पानी मुहैया कराती हैं। हिमालय के पानी से ही थार के रेगिस्तान के बड़े इलाके को नहर के जरिए सरसब्ज किया गया है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं ना होती तो भारत का एक बड़ा हिस्सा शीत मरुस्थल होता। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान आदि देशों के करीब 350 करोड़ लोग हिमालय पर निर्भर हैं। इन लोगों का वर्तमान हो या भविष्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हिमालय से जुड़े हुए हैं। यानी कि दुनिया की लगभग आधी आबादी हिमालय पर्वत की वजह से फल फूल रही है। यही वजह है कि हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। लेकिन इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इस हिमालय की परिस्थितियों को जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार एक मंत्रालय तो बना लेती है, लेकिन पूरे एशिया को संरक्षण देने वाले हिमालय के लिए एक प्राधिकरण या मिनिस्ट्री बनाना उसके एजेंडे में शामिल नहीं होता। इतना सब कुछ देने के बावजूद भी इस हिमालय की परिस्थितियों को जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है।
है। जो खतरे कम होने थे उन्हें बेतरतीब निर्माण करके बढ़ाया जा रहा है। सरकारों के साथ लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोगों ने नदियों का रास्ता काट काट कर बड़े मकान बना लिए हैं, और वो भी जो भूकंप रोधी नहीं हैं, और परिणाम हर आपदा में सामने आता है। 100 साल पहले जिस केदारनाथ में इक्का दुक्का मकान थे, वहां आज हर जगह पर होटल और भवन खड़े हुए हैं। सरकार के नजरिए को लक्ष्मी प्रसाद पंत अपनी किताब हिमालय का कब्रिस्तान में बखूबी समझाते हैं। वो लिखते हैं कि विकास की नई शब्दावली में नदी का मतलब जल विद्युत परियोजनाएं और पहाड़ का मतलब पर्यटक हो गया है। वो कहते हैं कि जब सोच इतनी संकीर्ण हो तो विकास का दृष्टिकोण बड़ा या व्यापक कैसे हो सकता है। और सरकारों की अनदेखी के साथ जलवायु परिवर्तन की मार भी हिमालय के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है, और इन सब की कीमत एक आम हिमालयी क्षेत्र के बाशिंदे को आजकल चुकानी पड़ रही है, और आगे जाकर पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि हिमालय को बचाने के लिए आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, और इसीलिए सरकारें इसको लेकर कभी गंभीर होती भी नहीं दिखाई देती। चाहे हर साल हो, हर बार हो, हाल कभी नहीं बदलते।